हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम HPJBT टैट जो कि जून 2019 में हुआ है उसके जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। और इस पेपर में जीके कैसे क्वेश्चन आए हुए थे जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार जो है वो पूछे जा चुके हैं। जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, जो एग्ज़ाम कंटिन्यू देते होंगे, कि किस प्रकार के क्वेश्चन है ये जो कि हर बार ही पेपरों में देखने को आपको मिल जाएंगे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में। और टैट में तो क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना होती है, तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार करना है। स्टार्ट करते हैं कि हिंद महासागर का आकार कैसा है। तो ये रहेगा त्रिभुजाकार, ऑप्शन ए सही रहेगा। महासागर जो है वो टोटल 5 हैं। पहले जो 4 ही महासागर थे, परंतु अब जो है महासागर टोटल 5 हैं। तो वो रहेंगे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आगे जो मैं 3 नाम बोलूँगी वो मिलते जुलते हैं तो अच्छे से याद रखना है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर को जो है वो दक्षिणी महासागर भी बोला जाता है। अब हिंद महासागर के बारे में हो गया कि ये इसकी शेप जो है वो त्रिभुजाकार है। ये जो एस आकार दिया गया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, क्योंकि एक और महासागर है जिसका आकार जो है वो एस आकार का है। तो वो रहता है हमारे पास अटलांटिक महासागर। तो जो अटलांटिक महासागर है उसका आकार कैसा है? एस आकार। और इसी को जो है वो अंध महासागर भी कहा जाता है। ये बेसिक से क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पहले भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसी को ही जो अटलांटिक है उसका शेप जो है वो एस आकार की है तथा उसे ही अंध महासागर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आर्कटिक की। इन तीनों नामों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वैसे तो सबको आइडिया होगा इनके बारे में, पर अच्छे से याद करना है आपने। ये जो आर्कटिक महासागर है इसके बारे में खास ये है कि इसे छिपा हुआ महासागर जो है वो कहते हैं, छिपा हुआ महासागर। तो इतना भी आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो ये जो प्रशांत महासागर है ये जो है वो विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है। कई बार आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो रहेगा प्रशांत। अगर गहरा पूछा जाए तो वो भी रहेगा प्रशांत। ये भी आपने जरूर ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन इसी से और पूछा जाता है प्रशांत महासागर से कि सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में जो है वो कौन सा है। प्रशांत महासागर में भी सबसे गहरा स्थान जो है वो कौन सा है, तो वो रहता है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये भी टैट में ही पूछा गया क्वेश्चन है मरियाना ट्रेंच वाला कि प्रशांत महासागर का जो है वो सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो रहेगा मरियाना ट्रेंच। इसी को जो है वो चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना सा था यहाँ से जो मैंने आपको सारा बता दिया। अब बात करते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। यहाँ से ही टैट में क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस तो ये जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ पे एग्जामिनर में नहीं डाले थे, परंतु वैसे क्या करता है 22 मार्च भी ऑप्शन में देता है और 22 अप्रैल भी, जब विश्व जल दिवस पूछता है तब भी, और अगर पृथ्वी दिवस पूछे तब भी। तो जरूर ध्यान में रखना है कि जल दिवस है 22 मार्च का और पृथ्वी दिवस जो अगर पूछा जाएगा तो वो रहेगा 22 अप्रैल का है। दोनों ही 22 ही हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो खासकर टैट में ही कई बार जो है वो पूछा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 123, इनमें से रबी की फसल कौन सी है। तो सीधा सिंपल रबी और खरीफ में ये याद रखना है। पहले तो यही देख लो कि इनसे अलग से टाइम में कौन सी बोई जाती है। तो कपास, चावल, मोटा अनाज, ये तीनों जो है वो एक टाइम पे बोई जाने वाली फसलें हैं। तो 123 के लिए जो सही आंसर रहेगा हमारे पास वह रहेगा डी, चना। रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि ठंड के टाइम में बोई जाती हैं, जैसे कि नवंबर मंथ में, अक्टूबर नवंबर मंथ के टाइम जो है वो बोई जाती हैं, और अप्रैल या मार्च में रखो आप, उस टाइम पे इनको काटा जाता है।
तो चना जो है वो ठंड में बोई जाने वाली फसल है, अक्टूबर नवंबर के महीनों में ये बोई जाती है। तो ये बाकी जो तीनों हैं ये जो है वो गर्मियों की फसलें हैं। तो आपने जरूर ध्यान में रखना है कि चना जो है वो रबी की फसल है। ये जो है वो अक्टूबर नवंबर मंथ में बोई जाने वाली फसल यानी कि ठंड की फसलें हैं। रबी की फसलें जो है वो ठंड के महीनों में बोई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि 124 भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सही आंसर रहेगा 124 के लिए जो है हमारे पास वो रहेगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। 125 वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ये आता है 1498 में। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो टोटल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं 68। ऑप्शन ए सही रहेगा। लोकसभा राज्यसभा के भी पूछा जाता है, तो लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में 4, राज्यसभा की पूछी जाए तो वो रहेगी 3। नेक्स्ट बात करते हैं 127 बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, 1764 में। 127 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट रहेगा कि चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पे होता है? तो अभी मैंने एक पीछे वीडियो डाली है इससे पहले, वहाँ पे आपको बताया था कि चंद्रा और भागा नदियाँ जो है वो तांडी नामक स्थान में आपस में मिलती हैं। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन कि ये तांडी स्थान है कहाँ पे? तो ये जो है वो लाहौल स्पीति में है, तांडी। अब बात करते हैं चंद्रा और भागा नदियों की। तो चिनाब नदी का जो है वो संस्कृत नाम रहेगा चंद्रा भागा। तो बात करते हैं अब चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी जो है इसका जो वैदिक नाम है कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम रहेगा अशिकनी। अगर संस्कृत नाम पूछा जाए ये है वैदिक नाम, अगर संस्कृत नाम पूछा जाए तो संस्कृत नाम रहेगा चंद्राभागा। ये वाले क्वेश्चन जो है वो टैट में कई बार पूछे जाते हैं, संस्कृत नाम और वैदिक नाम। उद्गम स्थान जो है चिनाब का वो रहता है बारालाचाला दर्रे के विपरीत दिशाओं से निकले वाली दो नदी धाराओं चंद्रा और भागा के तांडी नामक स्थान से मिलने से जो है वो चिनाब नदी बनती है। चिनाब की सहायक नदियां रहेगी मियार नाला और सैचर नाला। बाकी इसके बारे में यही खास है कि यह संसारी नाला में चंबा जिला छोड़कर जो है वो कश्मीर की पोड्र घाटी में प्रवेश करती है। ये जो चिनाब नदी है ना, ये संसारी नाला में चंबा जिला छोड़ देती है और कश्मीर की पोड्र घाटी में जो है वो चली जाती है। ये भी टैट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। और चिनाब जो है वो जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? वो है चिनाब। और अगर लंबी पूछा जाए तो लंबी है सतलुज। ये दोनों क्वेश्चन टैट में कई बार पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या जल घनत्व में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो रहेगी चिनाब। और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी जो है वो रहेगी सतलुज। तो दोनों ही ये बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक को जो है वो मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए सही रहेगा। एक और है हमारे पास धौलाधार पर्वत। इन दोनों का ही पेपरों में पूछा जाता है कि धौलाधार पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? तो धौलाधार पर्वत को जो है वो मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता है, मौलक पर्वत। यह क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मौलक पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो वो रहेगा धौलाधार पर्वत। और शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? तो मैनाक पर्वत। या फिर ऐसे आ जाएगा कि मैनाक पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में आपको शिवालिक भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपने इनको याद कर लेना है कि शिवालिक का क्या नाम था और धौलाधार का क्या नाम था, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं और खासकर टैट के पेपरों में। नेक्स्ट बात करते हैं कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है सौरमंडल का वो रहेगा बी, शुक्र।
चलो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। जरूर कमेंट करके आपने बताना है। अब मैं इतना एक्स्ट्रा बताती हूँ तो इतना छोटा सा काम तो आप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है वो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। तो आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन रहेगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है। मिनी लहासा पूछा गया है। तो 131 के लिए करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, धर्मशाला। तो लिटिल लहासा या मिनी लहासा जो है वो धर्मशाला को जो है वो कहा जाता है। अगर लिटिल तिब्बत पूछा जाए, लिटिल तिब्बत, तो लिटिल तिब्बत जो है वो कहा जाता है लाहौल स्पीति को। तो ये दोनों क्वेश्चन पहले टैट में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको जरूर आपने ध्यान में रखना है। लिटिल लहासा है धर्मशाला और लिटिल तिब्बत है लाहौल स्पीति। नेक्स्ट रहेगा कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो विवर्तनिक बल जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा 132 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, टेक्टोनिक फोर्स जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 133 क्वेश्चन की हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो होती है, ऑप्शन डी सही रहेगा, 25 जनवरी 1971 को। तो उसी दिन जब हमारे हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, तो उसी टाइम जो है हिमाचल को उच्च न्यायालय भी मिल जाता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय कब स्थापना होती है हिमाचल प्रदेश में, 1971 में ही। और 1971 में और क्या होता है, तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य विद्युत बोर्ड है वो भी 1971 को ही बना था और 1971 को ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है, HPPSC। तो HPPSC कब बनता है, ये भी जो है वो 1971 को ही बना है। और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो है वो भी कब का है, वो भी 1971 का ही है। और उच्च न्यायालय भी 1971 का ही है। तो ये याद रखने के छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, इससे आपको भूलता नहीं है। और तीनों ही ये पेपरों में पूछे जाते हैं, तो आपने साथ में ही याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है तो साथ में और क्या क्या बनता है, हिमाचल प्रदेश में किस किस की स्थापना होती है। तो 1971 को जो है एक तो उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, 1971 में ही विद्युत बोर्ड की स्थापना हो जाती है और 1971 में ही लोक सेवा आयोग जिसे कि HPPSC कहा जाता है उसकी स्थापना होती है हिमाचल प्रदेश में। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनवाया था, एनेक्सिमंडल। ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर रहेगा। ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन था, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे पेपरों में पहले पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि झांकी और हांतर कहाँ के लोक नृत्य है। तो झांकी और हांतर जो है ये दोनों ही चंबा के लोक नृत्य है, ऑप्शन सी रहेगा। और एग्जामिनर इस वाले क्वेश्चन को टैट में बहुत ज़्यादा बार पूछता है, झांकी और हांतर को। 136 विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वो रहेगा अंटार्कटिका, ऑप्शन डी सही रहेगा। 137 केलांग में प्रथम प्राथमिक विश्वविद्यालय जो है वो किस वर्ष खोला गया था, केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खोला गया है। तो 137 का करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1861 में। 138 कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, तो ये किस्में जो हैं वो है आलू की, ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन जो है आप टैट की बात कर लो, पटवारी की बात कर लो या फिर सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की बात कर लो जो पहले हुए थे, उन सभी में ही बहुत बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन है। 139 भारतीय झंडे का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ये भी टैट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 139 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, 3:2। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिनको जरूर ध्यान में रखना क्योंकि आपको आगे भी ये एग्जाम को देखने को मिलेंगे। 140 विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे है, सबसे ऊंचा पूछा गया है, ऑप्शन बी 4।
ये चैल या चायल ये है कहाँ पे है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और ये जो नाल देहरा ऑप्शन में दिया गया है ये यहाँ क्या है, ये यहाँ है 9 होल गोल्फ कोर्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि 9 होल गोल्फ कोर्स जो है वो कहाँ पे है, तो वो है नाल देहरा में। 9 से ही आप ट्रिक से याद रख सकते हो, न से 9 और न से ही नाल देहरा, और नाल देहरा जो है ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो ऑप्शन था साथ में इसलिए मैंने बता दिया। 141 संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है, तो वो की है ऑप्शन सी पाणिनि ने। करेक्ट आंसर रहेगा सी। 142 कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है। 142 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी चमगादड़। 143 किताब अल हिंद के लेखक कौन है, कहीं पे से किताबुल हिंद भी लिखा होता है, कहीं पे आपको सीधा ऐसा भी से देखने को मिलेगा किताबुल हिंद या किताब अल हिंद के लेखक कौन है। ऑप्शन जो है इसके लिए सही रहेगा ए अल बरूनी। ये जो अल बरूनी था ये जो महमूद गजनबी है उसके साथ भारत में आया था। महमूद गजनवी के साथ जो हैं और फिरदौसी और उतबी भी यहाँ पे आए थे। तो महमूद गजनवी के साथ ही फिरदौसी, अल बरूनी तथा उतबी जैसे इतिहासकार जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। उतबी की किताब रहेगी उल यामीनी, फिरदौसी की रहेगी शाहनामा और अल बरूनी की रहेगी किताबुल हिंद। महमूद गजनवी के बारे में सभी जानते होंगे कि इसने भारत पे जो है वो 70 बार आक्रमण किए थे, और सबसे मेन आक्रमण इसका सोमनाथ का मंदिर पे इसने किया था 1025 में। सोमनाथ का मंदिर भी पेपर में पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो वो है गुजरात में। गुजरात के सौराष्ट्र में है सोमनाथ का मंदिर। ये भी टैट में ही पूछा गया है कि सोमनाथ का मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तो वो है गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र में। 144 सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ये आया था 2005। ऑप्शन सी रहेगा 2005। 144 ऑप्शन सी। 145 खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी मांसाहारी। नेक्स्ट रहेगा कि पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है। हरा रंग जो है वो होता है, करेक्ट आंसर रहेगा सी क्लोरोफिल के कारण। दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, ये भी मैक्सिमम टाइम पेपरों में रिपीट किए जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एनिमल। 148 विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए, तो सबसे छोटा पूछा गया है। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो है एशिया। ठीक है, क्रम रहेगा सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 149 हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है। पीछे ही मैंने आपको इससे पीछे एक वीडियो डाली थी, वहाँ पे आपको बताया था कि प्राकृतिक झील वाला क्वेश्चन जो है वो पेपरों में कई बार पूछा जाता है, परंतु एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था। वैसे पूछता है कि प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहले तो आप सुन लीजिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है कौन सी, तो वो है रेणुका। और रेणुका झील जो है ये है कहाँ पे है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। यहाँ से आपको थोड़ा मैं पूरा ही बता देती हूँ क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पहले भी मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, आगे भी मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाएगा। तो रेणुका झील है सिरमौर में। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो वो है 2.5 किलोमीटर। इसके यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी झील है जिसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री की तरह है, तो इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री की तरह है। यह झील ऋषि जमदग्नि, उनकी पत्नी रेणुका व पुत्र भगवान परशुराम से संबंधित है।
अगर आपने झील वाला टॉपिक देखना होगा तो मैंने अपने इसी चैनल पे HP की झीलें करके पूरा टॉपिक ये डाला हुआ है। हर एक झील के बारे में जो था वो आपको बताया गया है, कृत्रिम है, प्राकृतिक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन सी झील के बारे में कौन सी चीज़ फेमस है, तो सब कुछ वहाँ पे डाला हुआ है और उस टॉपिक का आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो आपने जो है अभी कुछ ही दिन पहले वो वीडियो डाली गई है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर ना मिले तो कमेंट कर देना, आपको जो है वो पूरी की पूरा जो है वो लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और दूसरा, अगर किसी को PDF चाहिए होगी तो वो भी दे दी जाएगी। और दूसरा यहाँ से एक पूछी जाती है, ये तो थी प्राकृतिक। अगर आपसे पूछी जाए कृत्रिम, कृत्रिम वो झीलें होती हैं जो कि मनुष्य के द्वारा जो है जिनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम मतलब मैन मेड, मानव निर्मित इन्हें कहा जाता है। तो मानव निर्मित और कृत्रिम एक ही बात है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील पूछे जाए, आर्टिफिशियल लेक पूछा जाए, तो वो रहेगी गोविंद सागर। गोविंद सागर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 168 वर्ग किलोमीटर है। इस झील का निर्माण जो है वो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण से हुआ है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई पूछी जाए तो वो है 226 मीटर तथा 1963 में जो है वो भाखड़ा बांध बन के तैयार होता है। तो एक्स्ट्रा भी मैंने आपको जो यहाँ से था वो बता दिया। तो प्राकृतिक झीलें वो है, कृत्रिम झीलें मैन मेड, आर्टिफिशियल लेक्स वो हैं जिनका निर्माण जो है वो जैसे कोई बांध बना है तो वहाँ से उनका निर्माण जो है वो होता है। वो जो मनुष्य के द्वारा खुद बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड या फिर जो है वो कृत्रिम झीलें कहा जाता है। 150 भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तो अगर आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो अपने आने वाले टेस्ट के लिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें ताकि आपको ये वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाई जाए। और मैथ्स की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी सॉल्व करके, पर आपने जो है वो अगर चाहिए होगी तो जल्दी से जल्दी कमेंट करने हैं ताकि मैं आपके लिए वो क्लासेस लेकर के थैंक यू।